के कार्यकर्ता हैं, एकेडमिशियंस हैं, साहित्यिक हैं, तो और इतने सालों का आप सबका अनुभव है, तो अगर सच पूछिए तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट जरूर हो रही है आप सब अनुभवी व्यक्तियों के सामने मेरे विचार पेश करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयोग जो हमने की है DT&T कम्युनिटीज के साथ और महिलाओं के साथ, उसके आधार पर मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगी। और सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का ये है कि आप सबसे बहुत कुछ सीखना, ताकि ये मैं सीख सकूं कि DT&T कम्युनिटीज के साथ किस तरह से हम जुड़ के काम कर सकें और उनके विकास के लिए काम कर सकें। शुरू करने के पहले जैसे पल्लवी ताई ने बोला कि महिलाएं यहाँ पे कम हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम ग्राम सभा में जाते हैं तो और कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं, बस एक फोटो ले लें कि और वो फोटो देखें कि कौन कहाँ बैठे हैं और कितने महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, बस उसी से पता चल जाएगा कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन क्या है। और उसको अगर थोड़ा हम आगे देखें, जैसे चंद्रकांत भाव ने बताया कि उसमें दलित महिलाएं कितनी हैं, ट्राइबल महिलाएं कितनी हैं, DT&T महिलाएं कितनी हैं, शायद हमें दिखे भी नहीं। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम जिस भी मुद्दे पे बात करें, DT&T कम्युनिटीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का सहभाग क्या है और महिलाओं के विकास के लिए हम किस तरह से आगे बढ़े, वो भी उस पर भी सोचना और प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। मैं शुरू यहाँ से करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने बोला कि 1952 में ये जो एक ड्रैकोनियन लॉ था वो रिपील किया गया, हमारे कम्युनिटीज को डीनोटिफाई किया गया। 1952 से अभी 2014, तो कितने साल हो गए? 55 से ज्यादा, राइट? और इतने सालों में मुद्दे वही हैं, इतने सारे सुबह से हम बोल रहे हैं ये नहीं है, ये होना चाहिए, आंकड़ा नहीं है हमारे पास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि DT&T कितने हैं वो उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्ट स्प्रेड नहीं है। तो इतने साल हो गए लेकिन मुद्दे वही हैं। और अभी फिलहाल काफी सारे जो डेवलपमेंट के पॉलिसीज हैं या ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, ये मुद्दे ना तो वही हैं, ये मुद्दे और बढ़ रहे हैं हमारे कम्युनिटीज के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें खाली नए पॉलिसीज की ही ज़रूरत नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो सो कॉल्ड विकास के पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, वो किस तरह से हमारे कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स का एक्ट लें, ठीक है, वो एक्ट अच्छा है, एनिमल्स को बचाने के लिए है, लेकिन एनिमल्स के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका जीवन साधन उसी के ऊपर होता है, उनका क्या हुआ? हम एक्ट तो बना लिए, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, समुदाय है, कम्युनिटी है, उनके बारे में हमने नहीं सोचा। फॉरेस्ट के अलग अलग लॉज हैं, एक्ट है, लेकिन फॉरेस्ट के साथ जो जंगल के साथ जो जुड़े हुए समुदाय हैं, उनके बारे में हम सोचना भूल गए। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मेरे मन में आता है। ये जो मैं प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ काम कर रही थी, समस्याएं सिमिलर है, इसलिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। ये जो प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो एक बार हमारे मुंबई में आए, मंत्रालय में गए, इसलिए क्योंकि उनकी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन पे अपना अधिकार का जो एक मूवमेंट चल रहा था, उसके अंतर्गत वो मंत्रालय में आए। और उस ग्रुप में एक महिला थी, एक बूढ़ी महिला थी, वो जैसे मंत्रालय में आई, वो आके सब छूने लगी। टेबल लकड़ी का था, बहुत सारे फर्नीचर्स थे, टेबल थे, चेयर थे, कपड़ था, वो सब छू छू के देखने लगी। और जैसे वो अंदर गई ऑफिसर के कमरे में, तो एज यूजुअल ऑफिसर बोलने लगा, आप लोग फिर यहाँ पे आ गए, आप चोरी करते हैं वृक्ष का, इसलिए फॉरेस्ट कम हो रहा है, इसलिए जंगल कम हो रहा है, और आप फिर से नए डिमांड लेके अंदर आ गए हैं। तो वो महिला थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि साहब, आज तक तो हम सोच रहे थे
हमारा जंगल कम हो रहा है, और कैसे कम हो रहा है वो हमें भी पता नहीं था। आप बोलते थे कि हम चोर हैं, तो हम सोचते थे शायद हमारे लिए जंगल कम हो रहा है। लेकिन आज जब हम आपके ऑफिस में आए तो हमें पता चला कि हमारा जंगल क्यों कम हो रहा है। हमारा जंगल आपके ऑफिस में आ गया है। तो इसी तरह जो अलग अलग सो कॉल्ड डेवलपमेंट या विकास के पॉलिसीज हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से बहुत अलग हैं। वो विकास के बदले उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे कम्युनिटीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आज की स्थिति क्या है, जैसे आप सबने बोला कि आज ये कम्युनिटीज, स्पेशली DT&T कम्युनिटीज के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो क्रॉस रोड्स में खड़े हैं। तो अगर दो तरफ दो रास्ता जाती है तो वो ना तो पीछे जा सकती है ना तो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पीछे का रास्ता तो हमने बंद कर दिया। जो हमारे विकास के अलग अलग पॉलिसीज थे उससे हम उनके पीछे के रास्ते बंद कर दिए। उनके जो ट्रेडिशनल जीवन शैली थी, उनके जो ट्रेडिशनल जीवन के साधन थे, वो हमने उनसे ले लिए, और आगे बढ़ने के लिए हमने नए कैपेबिलिटीज, नए स्किल्स उनको दिए नहीं। तो अभी ये सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी में वो किस तरह से जूझे? वो अगर होंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे होंगे, मुंबई के रास्ते पे होंगे, या जैसे अभी चंद्रकांत भाव ने बताया कि मुंबई के रास्ते पे जो मंदिर के सामने महिलाएं बैठती हैं गाय लेके, तो अभी उस पे भी लोग उस पे बंद कर रहे हैं। तो उनके जो ट्रेडिशनल जीवन शैली है और जो ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड्स हैं वो हम बंद कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से वो इस समाज, ये मार्केट इकोनॉमी के साथ जूझे? और जब हम लाइवलीहुड्स के बारे में बोलते हैं, जब हम उनके जीवन शैली के बारे में बोलते हैं, तो अगेन महिलाओं के बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम काफी सारे मूवमेंट्स में देखते हैं, जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मूवमेंट्स में ज्यादातर हम बोलते हैं महिलाओं का सहभाग बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे पल्लवी ताई है और भी काफी महिलाएं होंगी जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन कम है। यहीं पे अगर हम देख लें तो महिलाओं की संख्या कम है। तो ऐसा नहीं कि महिलाएं सक्रिय नहीं हैं, लेकिन शायद उनके और भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं जिनके कारण वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं। अभी ये जो महिलाएं रास्ते पे रहती हैं, जो महिलाएं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है, उनका अगर मैंने छोटा सा एक स्टडी किया था जो मुंबई के 3-4 कम्युनिटीज को लेके, पारधी, वाडर, जो नागपंथी कम्युनिटीज हैं, तो उनका औरतों का, वो पूरे कम्युनिटीज का और औरतों का एक डेली स्ट्रगल होते हैं। और काफी बार ऐसे होते हैं कि जो औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक फियर रहता है, लैंगिक, क्या बोलते हैं उसको, लैंगिक शोषण होता है। दिल्ली में अगर एक लड़की का रेप हो गया तो पूरा मीडिया, पूरा समाज उसके ऊपर विचार करते हैं। हर मीडिया में, हर पेपर में, हर टीवी चैनल में हम उसके बारे में देखते हैं। लेकिन हमारे कम्युनिटी के महिलाएं जिनके साथ डेली इस तरह के, रोज इस तरह के घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में कहीं लिखा नहीं जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं है, कोई भी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस विषय को भी समझें। क्योंकि जब हम DT&T कम्युनिटीज के बारे में बोलते हैं तो वो मार्जिनलाइज इसलिए है कि वो DT&T कम्युनिटीज से है, एक हिस्टोरिकल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो अब तक है, और दूसरा वो मार्जिनलाइज इसलिए है क्योंकि वो महिला है। काफी बार उनके बॉडीज को हम सोचते हैं कि ये महिलाएं अवेलेबल हो सकती है, इस महिलाओं पे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकते हैं। तो उस विषय पे भी काफी गंभीरता से हमें सोचने की जरूरत है, और हमें लगता है कि ये मूवमेंट को जब हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की बात बोल रहे हैं, तो इन समस्याओं पर भी गौर करना जरूरी है। एक बात याद आ रही है, जब हम वाडर कम्युनिटीज और पारधी कम्युनिटी स्पेशली उनके साथ काम कर रहे थे,
कुछ लोग बोल रहे थे कि अब हम क्या करें। अगर हम कुछ काम धंधा शुरू करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस हमसे हफ्ता मांगती है और चोरी करना अभी हमने बंद कर दिया है और हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं, तो हम करें तो क्या करें। तो वापस हम बेगिंग करना शुरू कर दें, नहीं तो वापस हमें चोरी करने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो ये सब अलग अलग जो प्रोसेसेस है जो इन कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करती हैं, उसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये जो मैंने पहले बताया कि वो बीच में अटक गए हैं, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, और उनकी लाइवलीहुड्स की समस्या एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो उनके डेली स्ट्रगल्स को, रोज के स्ट्रगल्स को बढ़ाते हैं। तो फिर हम कर क्या सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस पे काफी लोगों ने जिनके पास काफी अनुभव है बहुत कुछ बोला है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात है कि जब हम जैसे बोलते हैं कि पिछड़े हुए समाज के साथ या समाज जिसकी विकास की जरूरत है वैसे समाज के साथ जब हम काम करते हैं तो दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो उनके इमीडिएट प्रैक्टिकल नीड्स, हमें पता है कि उनके पास घर नहीं है या वो फुटपाथ में रहते हैं या प्लास्टिक के टेंट्स बना के रहते हैं, तो एसेट क्रिएट करना। और अगर हम एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे अन्ना जी ने भी बताया है उसके बारे में, अगर हम एसेट क्रिएट करते हैं फिर उससे इनकम बन सकता है और इनकम से वेलबींग। तो ये एक मॉडल है डेवलपमेंट का। और दूसरा जो हम स्ट्रैटेजिक नीड्स बोलते हैं कि उनके आइडेंटिटी के आधार पे जो उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रिमूव करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद एक लॉन्ग टर्म गोल है। सबसे पहले तो उनका आंकड़ा चाहिए, हमें स्टिग्मा निकालना है, हमें पॉलिसीज बनाने हैं, बजट एलोकेशन करने हैं, ये सब स्तर पे हमें काम करना है। फाइनली जब हम इन नीड्स के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये चार बहुत इम्पोर्टेंट गोल हमारा बनता है कि एक तो हम सोशल इक्विटी, जो एक समाज में इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। एक सोशल इक्विटी का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि उनका लाइवलीहुड प्रमोशन या जीवन जगने की जो साधन है उसका प्रमोशन देखें। तीसरा राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। अभी जो बहुत सारे पॉलिसीज हैं, जब मैं अभी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे काम कर रही हूँ सरकार के साथ अलग अलग स्टेट पे, तो मुझे ये पता चला कि लोग बोलते हैं कि आप इंक्लूजन के स्ट्रैटेजीज की बनाइए। तो मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने झगड़ा किया था कि हमने बोला कि हम इंक्लूजन की स्ट्रैटेजीज तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हम एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज के बारे में ना सोचें। हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हम एक्सक्लूजन क्या हो रहा है उस स्टेट में, वो हमें पहले पता करना है। कौन से कम्युनिटीज हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, क्यों एक्सक्लूडेड हैं, और फिर हम इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। आजकल इंक्लूजन एक वर्ड बन गया है जो हर जगह यूज होता है, एम्पावरमेंट, इंक्लूजन, जो वर्ल्ड बैंक भी बोलती है, सरकार भी बोलती है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें ग्रास रूट्स पे तो कुछ होता नहीं है। उसी के संदर्भ पे राइट्स एंड एंटाइटलमेंट के बारे में जब हम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हम गुंजिया ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे थे और उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे सरकार के पास, तो अचानक एक अधिकारी उठे और बोले कि मैडम आप क्या बोल रही हैं, अभी ये सब होता नहीं है। तो हमने बोला कि नहीं, उनकी स्थिति ऐसी है, अभी भी ऐसी है, और जो हमारे पास टेप रिकॉर्डेड वर्जन था जो लोगों ने हमें बताया था वो हमें चालू करके उनको सुनाना पड़ा, क्योंकि ये जो सरकारी अधिकारी थे वो बस रायपुर में रहते थे, वो गांव में नहीं जाते हैं, और रायपुर में बैठ के पूरे छत्तीसगढ़ के लिए वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, एंड फाइनली जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट हो लोगों में, और उसके लिए ये जो संगठन इधर है, लोकधारा और बाकी के संगठन, ये इसको एकजुट होकर आगे आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो मैं यही आशा से ये विचार यहाँ पे स्टॉप करती हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अनुभवी कार्यकर्ता हैं और सब लोग मिलकर हम एक विकास की तरफ चलेंगे। और वो विकास ऐसा नहीं होगा कि कोई सरकारी लोग दिल्ली में बैठ के बनाए। वो विकास की शैली क्या होगा, वो हमें बोलना है, हमें लिखना है, हमें बोलना है और एक ट्रू विकास और या जो विकास जो हमारे लिए उपयोगी हो, उस विकास की तरफ हम बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।